गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो बेटा। देखिए बेटा, कल अपन ने पढ़ा था वर्क फंक्शन के बारे में, ठीक है, कार्यफलन के बारे में, ठीक है। आज अपन पढ़ते हैं इसके अंदर बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। आज स्टार्ट करते हैं अपन प्रकाश विद्युत प्रभाव, ठीक है। प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, शॉर्ट में बोलते हैं पीई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में किसने बताया? सबसे पहले हर्ट्ज ने, ठीक है। इसकी जो खोज की थी, मैं सबसे पहले जिसको बताया इसके बारे में बताया था, वो बताया था हर्ट्ज साइंटिस्ट ने, ठीक है, हर्ट्ज ने। और जो इसकी जो सर्वप्रथम प्रायोगिक व्याख्या करी, मतलब प्रयोग द्वारा सत्यापन किया इसने, किसने किया था? तो लेनार्ड हॉलबर्ग ने, ठीक है। प्रायोगिक सत्यापन कि वाकई में ये कुछ होता है प्रकाश विद्युत प्रभाव, उसका प्रायोगिक सत्यापन किसने किया था? इसका प्रायोगिक रूप से सत्यापन किया था लेनार्ड हॉलबर्ग ने, लेनार्ड एंड हॉलबर्ग। कैसे किया था बच्चों? ये अपन एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, उसे आगे आ जाएगा लेनार्ड एंड हॉलबर्ग एक्सपेरिमेंट, लेनार्ड एंड हॉलबर्ग एक्सपेरिमेंट। और जो इसकी सैद्धांतिक व्याख्या, मतलब ये किस प्रकार से घटित हो रहा है, इसके अंदर किस प्रकार से ऊर्जा का उपयोग हो रहा है, इलेक्ट्रॉन क्यों निकल रहा है, ये सारी व्याख्या, मतलब फोटोन सतह पे गिर रहा है, उससे इलेक्ट्रॉन क्यों निकल के आया, ये सारी व्याख्या की थी बच्चों आइंस्टीन ने, जिसके लिए इसको नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। तो हमें कहते हैं जो सैद्धांतिक व्याख्या है, मतलब थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन, सैद्धांतिक व्याख्या, ठीक है, सैद्धांतिक व्याख्या, सैद्धांतिक व्याख्या में इसका जो थियोरेटिकल एक्सप्लेन किया था उसने किया था जो आइंस्टीन ने, आइंस्टीन ने किया था 1905 में, ठीक है, सन 1905 में, जिसके लिए इसको नोबेल प्राइज मिला था आइंस्टीन को, ठीक है। अब जहाँ पे उसका फिर अपन देखें आइंस्टीन ने इसको एक्सप्लेन किया, आइंस्टीन ने उसको एक्सप्लेन किया था प्लांक क्वांटम सिद्धांत के अनुसार, ठीक है। मैक्स प्लांक का जो क्वांटम सिद्धांत था, मतलब कि प्रकाश छोटे छोटे ऊर्जा पैकेट मतलब फोटोन के रूप में गति करता है, उससे व्याख्या की थी। मतलब आइंस्टीन ने बताया था कि जब भी कोई फोटोन की सतह पे गिरता है, तो फोटोन की जो ऊर्जा है वो उसका कुछ भाग इलेक्ट्रॉन को निकालने में खर्च हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं कार्यफलन, और शेष भाग इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है। जैसे कि मान लीजिए कार्यफलन का मान 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और आने वाले फोटोन की ऊर्जा है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब फोटोन यहाँ पे गिरेगा तो पूर्णतः वो फोटोन यहाँ पे अवशोषित हो जाता है, ठीक है, मतलब समाप्त हो जाता है। अब उस 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा, मतलब कार्यफलन जो का मान है, उस इलेक्ट्रॉन को सतह से बाहर निकालने में खर्च हो जाती है। कितनी बची? 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मिलती है इस इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी रूप में जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है वो किससे निकलता है? 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, ठीक है। तो ये सारी व्याख्या की थी आइंस्टीन ने। मतलब किस प्रकार से? देखिए इस प्रकार से, बच्चों यहाँ पे कोई सतह है, ये कोई धातु का पृष्ठ है, ठीक है, मेटल सरफेस, ठीक है। इसका बच्चों कार्यफलन, इसका जो वर्क फंक्शन है, वर्क फंक्शन इसका बच्चों फाई नॉट है कार्यफलन। और वर्क फंक्शन क्या होता है बच्चों? एच न्यू नॉट बोल सकते हैं या एच सी अपॉन लैम्डा नॉट कह सकते हैं। इसका जो कार्यफलन है, वर्क फंक्शन कितना है? एच न्यू नॉट। इस पे अपन ने फोटोन फॉल्स किए, ठीक है। इस बच्चों फोटोन गिरा रहे हैं अपन इस तरह से, देखिए इस बच्चों यहाँ पे आप फोटोन्स पे गिराओगे तो यहाँ पे फोटोन यहाँ पे टकराएंगे इस पे सतह पे, तो टकराने पर यहाँ से क्या निकलेंगे बच्चों? इलेक्ट्रॉन। इस सतह से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इस प्रकार से फोटोन है, ठीक है, फोटोन। इसकी जो ऊर्जा होती है फोटोन की ऊर्जा अपन जानते हैं EPH इज इक्वल टू क्या होगा? एच न्यू। मतलब इस फ्रीक्वेंसी अगर न्यू है तो फोटोन की ऊर्जा कितनी है? एच न्यू है। तो जब फोटोन यहाँ पे टकराते हैं तो यहाँ से सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, सतह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आते हैं इस तरह से इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन सतह से बाहर निकल आएंगे इलेक्ट्रॉन, और इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, क्या होगी? KE, ठीक है। कुछ गतिज ऊर्जा से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आएंगे, काइनेटिक एनर्जी KE, क्लियर। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इस प्रकार से आइंस्टीन ने किस प्रकार से व्याख्या किया होता है मैंने कि आइंस्टीन के अनुसार यदि, मतलब तो यहाँ से बच्चों सतह से इलेक्ट्रॉन तभी निकलेगा जब इस फोटोन की ऊर्जा किससे ज्यादा होनी चाहिए? पाई नॉट से, ठीक है। क्योंकि सतह से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए में जो ऊर्जा आवश्यक है, कम से कम कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? इसकी पाई नॉट की। तो अगर फोटोन की ऊर्जा इससे ज्यादा है तभी इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल पाएगा। तो हम कह सकते हैं कि आइंस्टीन के अनुसार, ठीक है, आइंस्टीन के अनुसार
आइंस्टीन के अनुसार यदि EPH का मान ग्रेटर देन फाइव नॉट है, यदि EPH इज ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव नॉट है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा, इसे PE कहते हैं। ठीक है, इस घटना को हम क्या बोलते हैं? PE मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। इस घटना को हम क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक, फोटोन की सहायता से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन। ठीक है, अब यहाँ पे अतः हम कहते हैं PE के लिए क्या होना चाहिए, तो हम कहते हैं अतः PEE के लिए, तो जो PEE के लिए जो फोटोन की एनर्जी है ये क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, इससे कार्यफलन से, तो हम यहाँ पे लिखते हैं EPH। अच्छा, फोटोन की एनर्जी का सूत्र क्या होता है बच्चों? EPH इज इक्वल टू h न्यू, या कह सकते हैं hc अपॉन लैम्डा। ठीक है, ये वाला मान क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव नॉट। ठीक है, फाइव नॉट के लिए अपन क्या लगा सकते हैं? ये समझाया था मैंने कल, h न्यू नॉट, फाइव नॉट इज इक्वल टू h न्यू नॉट, या कह सकते हैं hc अपॉन लैम्डा नॉट। ठीक है, न्यू नॉट तो क्या है? देहली आवृत्ति, लैम्डा नॉट क्या है? देहली तरंग दैर्घ्य। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या देखा? जैसे h न्यू इको h न्यू नॉट के इक्वल का यहाँ लगाए, यहाँ से h से h कट जाएगा, तो न्यू इज ग्रेटर देन क्या बच्चों? न्यू नॉट, क्यों ग्रेटर इक्वल टू है, तो हम कहते आता है अतः प्रकाश की जो आवृत्ति है न्यू का मान क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू न्यू नॉट, देहली तरंग देहली आवृत्ति से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, या यूं कहते हैं कि जो अगर इसको से करके देखें तो क्या आएगा? लैम्डा इज लेस देन इक्वल टू लैम्डा नॉट, मींस तरंग दैर्घ्य का मान देहली तरंग दैर्घ्य के बराबर है, इससे कम होना चाहिए, तभी सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। ये चीज अपन देखी। ठीक है, अब यहाँ पे उसके बाद फिर आगे अगली चीज समझाऊं उसके अंदर। देखो यहाँ बच्चों जो फोटोन और इलेक्ट्रॉन के मध्य जो कॉलिजन हो रही है, टक्कर हो रही है, ये पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर होती है। मतलब जब यहाँ पे देखो ये फोटोन यहाँ पे आता है, इस जगह बंधित अवस्था में इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, परमाणु के अंदर चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, मतलब बंधित अवस्था में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उससे टक्कर करते हैं और ये पूर्णतः अवशोषित हो जाते हैं। फोटोन, फोटोन की जो ऊर्जा है पूर्णतः अवशोषित हो जाती है। ठीक है, अर्थात ये टक्कर कैसी होती है? पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर होती है। ठीक है, और बच्चों फिर उस ऊर्जा को पाकर ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल रहा होता है, मींस उस ऊर्जा का कुछ भाग तो इलेक्ट्रॉन को निकालने में खर्च हो गया है, शेष भाग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को गति ऊर्जा के रूप में प्राप्त हो रहा होता है। तो यहाँ पे देखिए मैं कहना चाहता हूँ कि जो फोटोन है, टक्कर तो कैसी? अप्रत्यास्थ, और दूसरी बात यहाँ पे एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से ही क्रिया करेगा, ये ध्यान रखें हमेशा। एक फोटोन सदैव एक इलेक्ट्रॉन से ही क्रिया करता है। फोटोन की ऊर्जा अगर कार्यफलन से कम है तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाएगा, और अगर फोटोन की ऊर्जा कार्यफलन से ज्यादा या बराबर भी है तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। अब ऐसा नहीं कि आप सोचें कि यहाँ पे अगर मान लो फोटोन की ऊर्जा, एक फोटोन की ऊर्जा कम है तो यहाँ पे 8-10 फोटोन एक साथ यहाँ टूट पड़े, फिर टोटल ऊर्जा ज्यादा हो जाए और उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाए, ऐसा नहीं होता। ठीक है, मतलब ये कहना चाहता हूँ, देखिए मान लीजिए कार्यफलन का मान कितना है? कार्यफलन का मान है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और यहाँ प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि फोटोन ऊर्जा कम है। आप ये सोचे कि अगर मान लीजिए 2 फोटोन एक साथ किसी इस इलेक्ट्रॉन पे टूट पड़े तो फोटोन की कुल ऊर्जा यहाँ पे कितनी आपतित हुई? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उससे फिर इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। एक इलेक्ट्रॉन पर केवल एक फोटोन ही टूटता है। मतलब यहाँ पे कि जो रिएक्शन होती है, इंटरेक्शन होता है, अंतःक्रिया होती है, केवल एक फोटोन की एक इलेक्ट्रॉन के साथ ही होती है। ठीक है, कभी भी एक फोटोन की ज्यादा इलेक्ट्रॉन के साथ नहीं हो सकती, या ज्यादा फोटोन्स की एक इलेक्ट्रॉन के साथ नहीं हो सकती, ये हमेशा ध्यान रखें। ठीक है, अच्छा यूं कहा जाए आपसे कि इसका कार्यफलन का मान 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। आने वाले फोटोन की ऊर्जा, सतह पे आपने एक फोटोन गिराया, उसकी ऊर्जा 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो बताइए वो फोटोन सतह से कितने इलेक्ट्रॉन्स का उत्सर्जन कर सकता है? अब यूं मत लगाना दिमाग कि उसकी 10 है, इसकी यहाँ पे कार्यफलन 2 है, तो 10/2 करेंगे 5 आएगा, अर्थात ये फोटोन 5 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सकता है। ना ना, ऐसा नहीं बिल्कुल भी। एक फोटोन से तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, बाकी जो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा है वो उस इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी के रूप में प्राप्त होगी। समझ रहे हो मेरी भावनाओं को क्या कह रहा हूं मैं? ठीक है, एक फोटोन की एक इलेक्ट्रॉन से क्रिया होती है, अर्थात ये एक ही क्रिया मान सकते हैं, इसको एक ही टक्कर मान सकते हैं। तो हम कह सकते हैं देखिए अगले स्टार पॉइंट के रूप में अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन व फोटोन के मध्य, ठीक है, फोटोन व इलेक्ट्रॉन के मध्य, फोटोन व
इलेक्ट्रॉन के मध्य, फोटोन व इलेक्ट्रॉन के मध्य अप्रत्यास्थ टक्कर होती है, एक एक की अप्रत्यास्थ टक्कर। ठीक है, एक एक की मतलब एक की एक के साथ। ठीक है, एक एक की अप्रत्यास्थ टक्कर, एक एक की अप्रत्यास्थ टक्कर होती है, एक एक की अप्रत्यास्थ टक्कर होती है, जिसमें फोटोन पूर्णतया अवशोषित हो जाता है, जिसमें फोटोन पूर्णतया अवशोषित हो जाता है। ठीक है, ये चीज अपन देखिए, फोटोन पूर्णतया अवशोषित हो जाता है। क्लियर। अब उसे यहाँ पे देखिए, इसके अंदर अगली पॉइंट अगली चीज समझाऊं कि यहाँ पे जो इसकी दक्षता होती है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की दक्षता केवल 1% के आसपास ही होती है। क्या मतलब इसका देखिए, पीई की दक्षता, पीई की दक्षता नियरली इक्वल टू 1%, नियरली इक्वल टू 1% होती है। क्या मतलब है इसका कि पी की दक्षता 1% होती है? देखिए समझना बच्चों, जैसे कि यहाँ पे कार्यफलन का मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और आने वाले फोटोन की ऊर्जा कितनी है? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो हम देखें कि हम ऐसा देख रहे हैं कि आराम से फोटोन टकराएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, तो एक फोटोन आया, आराम से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। अच्छा, यहाँ पे अगर 100 फोटोन आ रहे होते, 100 फोटोन आएंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे? 100 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि प्रत्येक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को निकालने की क्रिया करेगा। तो एक फोटोन आया था, एक इलेक्ट्रॉन निकला, 10 फोटोन आए थे, 10 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 100 फोटोन आए, 100 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ठीक है, ऐसा अपन सोच रहे हैं, बट एक्चुअल में यहाँ पे क्या होता है कि हाँ, सोचने को सही है, गलत नहीं है, लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिकली हम देखते हैं क्या होता है कि जब यहाँ 100 फोटोन आ रहे होते हैं तो लगभग यहाँ से 1 या 2 इलेक्ट्रॉन ही निकलते हैं। जैसे मान लो 2 इलेक्ट्रॉन निकले, तो बाकी 98 का क्या हुआ? फिर 100 फोटोन आए, केवल 2 इलेक्ट्रॉन निकले। थ्योरेटिकल अपन देख रहे थे कि 100 फोटोन आए, 100 निकलने चाहिए, क्योंकि हर फोटोन इलेक्ट्रॉन निकालने में सक्षम है। ठीक है, तो 100 इलेक्ट्रॉन निकलने चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली हम देखते हैं केवल 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। इसका ये नहीं है कि 100 के 100 फोटोन थे, 2 इलेक्ट्रॉनों पे टूट पड़े और 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया। नहीं, ऐसा नहीं होता। यहाँ बच्चों सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अलग अलग इलेक्ट्रॉन से, सारे फोटोन अलग अलग से ही क्रिया करते हैं, लेकिन फोटोन्स की जो 98% फोटोन्स हैं उनकी क्रिया सक्सेस नहीं हो पाती। उनकी क्रिया क्या होती है एक्चुअल में, यहाँ पे जब टकराते हैं वो, तो उनकी जो पूरी ऊर्जा है, कंप्लीट ऊर्जा हीट के रूप में लॉस हो जाती है, हीट के रूप में लॉस हो जाती है। उसका कारण क्या है कि फोटोन जब इंटर एटॉमिक स्पेस, हम जानते हैं सतह है, सतह पे एक तरह से परमाणु एक क्रिस्टल संरचना के अनुसार व्यवस्थित होते हैं, उसके वो थोड़ी बहुत मेल या अशुद्धि वगैरह भी हो सकती है सतह पर। फिर जब हम फोटोन गिरते हैं तो अधिकांश फोटोन तो जो इंटर एटॉमिक स्पेस उसके अंदर चले जाते हैं, ठीक है, अंदर जाके वहां जाके रिएक्शन करते हैं, इससे सतह से इलेक्ट्रॉन निकलता तो, लेकिन बाहर निकलते निकलते उसकी मैक्सिमम स्पीड स्लो हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। अभी समझाऊंगा डायग्राम से, आपको आ जाएगा वो। तो क्या मतलब है कि यहाँ पे जो सतह से बाहर जो इलेक्ट्रॉन निकला, कुल मिला के केवल 1 या 2 इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकल पाते हैं 100 आने वाले फोटोन्स की सहायता से, केवल 1 या 2 निकलते हैं। तो 98% फोटोन्स की ऊर्जा तो ऊष्मा के रूप में क्षय हो जाती है। ठीक है, अतः 99 किलो, यहाँ 1 लिख दिया तो 99 कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 2 लिखता तो 98 बोल लेते हैं। 99% फोटोन्स, 99% फोटोन्स, 99% फोटोन्स की ऊर्जा ऊष्मा के रूप में क्षय हो जाती है। ठीक है, 99% फोटॉन्स की ऊर्जा ऊष्मा के रूप में क्षय हो जाती है, अपन देखा। ठीक है, उसके बाद फिर हम देखें नेक्स्ट पॉइंट, आइंस्टीन की, ठीक है, आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टीन की जो फोटो इलेक्ट्रिक समीकरण है, प्रकाश विद्युत समीकरण क्या है? देखिए, आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण कुछ नहीं है, सिंपल सी समीकरण है, जो भी आपको समझाया था मैंने। जैसे आपसे कहा था मैंने कि यहाँ पे ये इसकी ऊर्जा 10 है, कार्यफलन 2 है, तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होनी चाहिए? 8, मतलब 10 बराबर 2 + 8, बस ही इक्वेशन है, 10 बराबर 2 + 8। मतलब बच्चों यहाँ पे क्या होता था आइंस्टीन ने
कि बताया था कि ईपीएच का कुछ भाग इलेक्ट्रॉन निकालने में, मतलब फाइ नॉट के रूप में, ईपीएच कुछ भाग फाइ नॉट के रूप में खर्च हो जाता है, मतलब क्षय हो जाता है के रूप में खर्च हो जाता है, तथा शेष भाग इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, तथा शेष भाग इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी के रूप में प्राप्त होता है। मतलब आइंस्टीन ने समीकरण बताई थी, यहाँ पे क्या बताई थी आइंस्टीन ने, तो आइंस्टीन के अनुसार क्या होता है यहाँ पे हम कहते हैं, अतः EPH इक्वल टू, आइंस्टीन के अनुसार फोटोन की जो एनर्जी है ये क्या होती है, वर्क फंक्शन कार्यफलन प्लस KE मैक्स, मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा। अब सोचे यार यहाँ पे सिंपल के लिख दिया, जैसे यहाँ पे के लिखा है, यहाँ पे आपने के मैक्स क्यों लिख दिया, क्यों लिखा के मैक्स अभी समझाऊंगा आपको थोड़ी देर में। ठीक है, यहाँ पे के मैक्स मैंने क्यों लिखा है, तो EPH बराबर फाइ नॉट प्लस के मैक्स मिस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। और यहाँ पे EPH का पता है हमको फॉर्मूला का होता है HNU। तो अगर आपको फ्रीक्वेंसी की जानकारी दे रखी हो तो अभी हम सोल्व करेंगे आगे क्वेश्चन, आगे हम कई सारे क्वेश्चन 8-10 क्वेश्चन सोल्व करेंगे केवल इसी समीकरण बेस्ड, जो भी हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं एक ही समीकरण है। अब इसे मान किस किस तरह से रखने हैं उसको समझो। अगर क्वेश्चन में आपको आवर्ती की जानकारी दे रखी है फ्रीक्वेंसी की, तो HNU रख देंगे, यहाँ रख देंगे HNU नॉट, मतलब दहली आवृत्ति, और यहाँ पे जाएगा अगर आपको स्पीड की जानकारी दे रखी है हाफ Vmax स्क्वायर, मीन्स उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम चाल आपको बोली गई है तो हाफ m Vmax स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, और अगर आपको तरंग दैर्ध्य की जानकारी दे रखी है तो इसको SC/λ रख देंगे, ये जाएगा SC/λ नॉट प्लस हाफ m Vmax स्क्वायर। ठीक है, और अगर बच्चों आपको डायरेक्ट मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में दे रखे हैं तो यहाँ पे हम जानते हैं इन दोनों के लिए अपन 1/4 भी कर सकते हैं। यहाँ पे EPH के लिए 1/4 करें तो 12400/λ। ठीक है, ये अपन इसमें रखेंगे एंगस्ट्रॉम में, लैम्डा रखेंगे एंगस्ट्रॉम में, तो डायरेक्ट इसमें रिजल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। ठीक है, फिर यहाँ भी 1/4 करेंगे, तो यहाँ बच्चों यहाँ भी 1/4 करेंगे, 1/4 लैम्डा नॉट, ये भी इसमें रखना है आपको, एंगस्ट्रॉम में रखना है। और फिर यहाँ जो के मैक्स आपको मिलेगी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ये भी किसमें आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये वाला मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो ये वाला मान भी आना चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, आईएसओ में, जबकि अगर यहाँ पे इनका यूज कर रहे हो, सारे मान SI पद्धति में रख रहे हो, तो फिर ये वाला मान किसमें आता है, एनर्जी का, जूल के रूप में आता है। ठीक है, तो ये चीज अपन ने पढ़ी आइंस्टीन की समीकरण। क्लियर, इस बोलते हैं आइंस्टीन प्रकाश विद्युत समीकरण बोलते हैं। क्लियर, अब यहाँ पे ये KE मैक्स मैंने क्यों लिखा, चलो इसको समझाता हूँ आपको मैं। तो देखो यहाँ पे KE मैक्स लिखने का कारण क्या है, समझाते हैं अपन, समझते हैं इसके लिए डायग्राम। अच्छा, एक चीज और ये हो, KE समीकरण अपन लिखिए, ये समीकरण ऊर्जा संरक्षण पे आधारित है। क्यों, क्योंकि हम देख रहे हैं तो यहाँ पे टक्कर से पहले कुल ऊर्जा बराबर टक्कर के बाद कुल ऊर्जा, क्योंकि 10 बराबर 2 + 8 आ रहा है, तो हम तो कहते हैं यहाँ पे ये समीकरण किस पे आधारित है, समीकरण ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ठीक है, मतलब आइंस्टीन की समीकरण है, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे क्या कहना चाहता हूँ, देखिए मैं यहाँ पे अपने के मैक्स क्यों लिखा है इसको समझो। जैसे बच्चों यहाँ पे ये अपने सतह ले ली, सतह का क्रिस्टल है। ठीक है, मेटल क्रिस्टल ऑफ फाइ नॉट 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक धातु का क्रिस्टल है, मतलब ये सतह। अब बच्चों यहाँ पे फोटोन गिर रहे हैं इस पे कई सारे, ये भी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का, ये भी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का फोटोन है। ऐसे कई सारे फोटोन इस पे गिरा जा रहे हैं, प्रत्येक की ऊर्जा 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है फोटोन की। तो बच्चों देखिए ये फोटोन यहाँ पे सबसे टॉप वाले एटम से टकराया, इसने जो सबसे ऊपर वाला पृष्ठ एटम है इससे टकराया के यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इसकी ऊर्जा क्या होगी 8, क्योंकि यहाँ पे इस परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालने में कितनी ऊर्जा खर्च हो गई, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो बाकी कितनी बची 8, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के आएगा 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा से। ऐसे बच्चों ये वाला फोटोन, ये बीच में अपन जानते हैं अंदर इंटर एटॉमिक स्पेस भी होती है। ठीक है, बीच में स्पेस भी होती है, तो उस स्पेस के अंदर होता हुआ इलेक्ट्रॉन, ये फोटोन यहाँ टकराया इस वाले परमाणु से, इस वाले परमाणु टकराया, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा इसकी ऊर्जा भी क्या होगी, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। ठीक है, परंतु जब यहाँ से 8 इलेक्ट्रॉन ऊर्जा थी तो रास्ते में आया, रास्ते में इसको अन्य परमाणु मिले, उनसे टक्कर करी, और यहाँ पे कुछ डस्ट पार्टिकल भी थे मान लो सतह पे, उससे भी टक्कर हुई। तो इस प्रकार से गिरते पड़ते ये होता गति करता हुआ आगे निकल जाता है,
तो रास्ते में इसकी टक्कर की में ऊर्जा हानि होती जाती है। तो ऊर्जा हानि होते 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 यहाँ तो कितनी थी उसकी ऊर्जा 8, परंतु यहाँ घटते घटते यहाँ पे जब बाहर निकला तो उसकी ऊर्जा कितनी रह गई 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रह गई। ठीक है, तो क्या मतलब है कि ऐसे ही यहाँ पे जो ऊर्जा निकल रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो बाहर निष्कासित हो रहा है उसकी जो गतिज ऊर्जा है यहाँ पे कितनी आ रही है 5, यहाँ पे कितनी आ रही है 8। ऐसे ही कितनी भी इलेक्ट्रॉन जो कितनी भी ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन यहाँ से सतह से बाहर निकल सकता है। हो सकता है कि यहाँ बच्चों ये फोटोन यहाँ टकरा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते समय ऊर्जा 8 है, लेकिन रास्ते में सारी ऊर्जा रास्ते में लॉस हो गई, इलेक्ट्रॉन सतह से बाहर निकल ही नहीं पाया। बिल्कुल ऐसा ही पॉसिबल है। तो उस कंडीशन में अब इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कितनी आएगी 0, क्योंकि बाहर निकल ही नहीं पाया, सतह से बाहर जंप ही नहीं कर पाया, तो 0 हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे अब अपन देखें, जैसे ये चित्र दिख रहा है, इसके अंदर हम जानते हैं 10 बराबर क्या होगा, 10 बराबर 2 + 8 है कि नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप देखें 10 बराबर 2 + 5, क्या ऐसा होता है क्या? नहीं होता। 10 बराबर 2 + 5, इसका मतलब ये समीकरण जो सत्य है वो किसके लिए सत्य है? के मैक्स के लिए, के मैक्स के लिए सत्य है, क्योंकि 10 बराबर 2 + 8 बन रहा है। ठीक है, तो वही चीज अपन यहाँ पे लिखी है। देखो परमाणु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के बाद इलेक्ट्रॉन की कुछ गतिज ऊर्जा अन्य परमाणुओं व सतह पर धूल के कणों से टक्कर व घर्षण में क्षय हो जाती है। ठीक है, जिसके कारण सतह से निष्कासित इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी 0 से के मैक्स के मध्य कुछ भी हो सकती है। ठीक है, मिस यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला है, इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी 0 से लेकर के मैक्स के मध्य कुछ भी हो सकती है। मतलब जब सतह से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, यहाँ पे अपन ने सैकड़ों फोटोन आपतित किए, यहाँ से सैकड़ों इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, हर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अलग अलग है, काइनेटिक एनर्जी अलग अलग है। और ये समीकरण किसके लिए वैलिड है? जिसकी काइनेटिक एनर्जी अधिकतम है। ठीक है, तो ये चीज अपन देखी। तो ये तो बच्चों इसका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का थ्योरेटिकल पोर्शन हो गया। अब इस पे चलो अपन 10 एक क्वेश्चन अपन प्रैक्टिस करते हैं, लगभग 10 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जो पहले अपन फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये 4-5-6 क्वेश्चन ही है, फिर और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या कहना चाहता है आपसे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कह रहा है फाइव नॉट बराबर 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली सतह पर इतना लैम्डा वाला विकिरण आपतित कर रहे हैं, तो उससे इलेक्ट्रॉन के मैक्स और वी मैक्स का मान आपको बताना है क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फाइव नॉट का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा है, के मैक्स का मान भी चलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालें तो 1 2 का 4 कर सकते हैं। तो अपन जानते हैं यहाँ पे जो इक्वेशन होती है क्या होती है समीकरण, EPH बराबर फाइव नॉट प्लस के मैक्स, ये अपन जानते हैं। EPH बराबर फाइव नॉट प्लस के मैक्स होती है। तो EPH के लिए लगा दें 1 2 का 4, 12400 बटा आपको लैम्डा कितना दे रखा है 3100। ठीक है, बराबर फाइव नॉट का मान कितना बचा यहाँ पे 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस के मैक्स। तरह से इसको डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करने पे ये 4 टाइम्स कट जाएगा, 4 बार कट जाएगा, तो 4 बराबर 2.2 प्लस के मैक्स। तरह से के मैक्स का मान कितना बचा यहाँ पे, क्या गया के मैक्स बराबर, के मैक्स का मान आ गया 2.2, 4 में से 2.2 माइनस करेंगे तो 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, के मैक्स का मान आ गया 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आ गया रिजल्ट। ठीक है, अधिकतम गतिज ऊर्जा क्या जाएगी 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर। अब बच्चों यहाँ पे इसके अंदर ये अपन ने निकाल लिया के मैक्स का मान। अब यहाँ पे इसको हाफ एम वी स्क्वायर के इक्वल करें तो हाफ एम वी स्क्वायर वी मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब तो यहाँ पे देखो ये जो गतिज ऊर्जा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह आपको किसमें रखनी पड़ेगी, इसको जूल में कन्वर्ट करनी पड़ेगी, तभी हम यहाँ पे वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है, तो उसको रख देंगे यहाँ पे 1.8 इंटू 1.6 गुणा 10⁻⁻19 जूल। तो उसको आपको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी यहाँ पे वेलोसिटी आएगी। ठीक है, अब यहाँ बच्चों इसमें वेलोसिटी का मान निकालें। एम यहाँ पे क्या बच्चों, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एम यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, तो एम का मान ही रख देंगे। तो सॉल्व करके यहाँ से क्या निकालते हैं, वी मैक्स का मान निकाल लेंगे। तो सॉल्व करके यहाँ से निकालते हैं वी मैक्स। वी मैक्स का मान जो प्राप्त होता है ये होता है 8 गुणा 10⁵ मीटर पर सेकेंड, ये आता है रिजल्ट। ठीक है, तो कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी मानता हूँ, लेकिन क्वेश्चन टिपिकल नहीं है, इस प्रकार से निकल जाएगा। ये गतिजा निकाल ली और फिर गतिजा को अपन ने हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल किया, जहाँ पे आपने गतिजा को किस मिलेगा जूल में, और सॉल्व करके अपन ने वेलोसिटी निकाल ली। ठीक है, चलो अब देखें अगला क्वेश्चन, सॉल्यूशन नंबर 2। आपसे कहता हूँ सॉल्यूशन में कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है विकिरण जिसकी विद्युत क्षेत्र समीकरण, ये विद्युत क्षेत्र समीकरण है को फाइव नॉट बराबर 2 इलेक्ट्रॉन वाली सतह पर आपतित करते हैं, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संभव गतिज ऊर्जा ज्ञात करनी क्या होगी।
तो यहाँ पे देखिए इसमें यहाँ पे देखो ये जो 100 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो 100 साइन ही आएगा प्लस 100 साइन ही आएगा। तो जो विद्युत क्षेत्र है ये दो साइन फलनों के रूप में मिलकर बना हुआ है। इसका मतलब ये जो विद्युत क्षेत्र समीकरण वाला जो विकिरण है ये विकिरण दो अलग अलग आवृत्ति वाले विकिरणों के समतुल्य है, मतलब दो अलग अलग आवृत्ति वाले विकिरण के रूप में है जो कि सतह पर गिर रहे हैं। ठीक है, जिसमें एक की आवृत्ति कितनी है ये और एक की आवृत्ति है, मतलब हम जानते हैं बच्चों टी का मल्टीप्लायर किसी साइन के अंदर, जो हम जानते हैं साइन के अंदर क्या होता है ओमेगा टी लिखा होता है, अर्थात टी का गुणनफल क्या होता है ओमेगा को, मतलब ये इसका ओमेगा है, ये क्या होगा बच्चों ओमेगा 1, यहाँ पे ये क्या हो गया ये ओमेगा 2, आवृत्ति ओमेगा 1 ओमेगा 2। तो यहाँ पे मतलब इस सतह पे दो विकिरण गिर रहे हैं अलग अलग आवृत्ति के, एक की कोणीय आवृत्ति है एक की कोणीय आवृत्ति है। तो हमसे पूछा जा रहा है अधिकतम संभव गतिज ऊर्जा निकालनी है उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की, तो अधिकतम ऊर्जा वाले फोटोन ही अधिकतम ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे। तो इनमें से अधिकतम ऊर्जा किसकी आएगी जिसकी आवृत्ति ज्यादा है, किसकी आवृत्ति ज्यादा है ये वाली। ठीक है, तो हमें इसका उपयोग करके हमें आंसर ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम देखें अगर मैं अधिकतम आवृत्ति देख रहा हूँ यहाँ पे न्यू मैक्स का मान, तो न्यू मैक्स का मान कैसे निकालेंगे बच्चों, न्यू मैक्स का मान निकालेंगे ओमेगा मैक्स बटा 2 पाई करके। तो हम जानते हैं ओमेगा बराबर 2 पाई एन होता है। ठीक है, यहाँ एन बराबर ओमेगा अपॉन 2 पाई, तो एन को हम यहाँ न्यू लिख रहे हैं आवृत्ति को, तो न्यू मैक्स बराबर ओमेगा मैक्स अपॉन 2 पाई। ठीक है, अब यहाँ पे ओमेगा मैक्स कितना है बच्चों, यहाँ पे ओमेगा 2 वाला मान मतलब 8 गुणा 10⁵ बटे में 2 पाई। ठीक है, ये तो अपन ने न्यू मैक्स लिख दिया। अब अपन को यहाँ पे बच्चों इसके अंदर फोटोन की अधिकतम ऊर्जा चाहिए, तो ईपीएच का जो मैक्सिमम मान है क्या होगा, ईपीएच मैक्सिमम बराबर कैसे निकालते हैं एच न्यू मैक्स करके। तो एच न्यू मैक्स मीन्स एच का मान क्या होता है 6.6 गुणा 10⁻⁻34, ये तो एच का मान, और न्यू मैक्स का मान यही सही 8 गुणा 10⁵ बटा 2 पाई। ठीक है, ये किसमें आ गया बच्चों जूल के अंदर आ गया, जूल के अंदर आएगा मान, ये एच न्यू मैक्स सारे मान एस आई पद्धति में रखें तो ये ई फोटोन मैक्सिमम का मान किसमें आ गया जूल के रूप में आ गया है। ठीक है, इसको अगर फिर हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो हम यहाँ पे 1.6 का भाग लगा देंगे, मतलब ये राशि आपको दिख रही है ये पूरी राशि, ये जूल के रूप में जो राशि है इसमें अगर मैं भाग लगा दूं 1.6 गुणा 10⁻⁻19 का भाग लगा दें तो ये मान फिर किसमें चेंज हो जाएगा बच्चों इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, जूल वाला मान निकल गया है, उसमें 1.6 गुणा 10⁻⁻19 का भाग लगा दो तो ये मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज हो जाएगा। तो कितना जाएगा सो सॉल्व कर लें बच्चों, ये होता है 5.27, ये आता है 5.27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5.27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ आता है फोटोन की अधिकतम ऊर्जा का मान। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है के ई मैक्स निकालनी है। ठीक है, तो के ई मैक्स का मान क्या जाएगा, के ई मैक्स इज इक्वल टू ई फोटोन मैक्स करेंगे, ई फोटोन मैक्स में से क्या माइनस कर दें बच्चों फाई नोट को, कार्यफलन को, तो ई फोटोन मैक्स का मान 5.27 है, इसमें से क्या माइनस करना है कार्यफलन, कार्यफलन कितना दिया हुआ है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो कितना जाएगा रिजल्ट 3.27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यह जाएगा रिजल्ट। ठीक है, 3.27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 3.27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, यह जाएगा रिजल्ट 3.27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आ गया इसका आंसर 3.27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, ये निकाल लिया अपन ने। अब बच्चों उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि λ1 बराबर 3000 एंगस्ट्रॉम, λ2 बराबर 6 एंगस्ट्रॉम के प्रकाश की सतह पर आपतित हो तो उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन। अच्छा, फोटो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बच्चों, कुछ नहीं, जो सतह से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं ना उसे फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो कंफ्यूज मत होना कि फोटो इलेक्ट्रॉन कुछ और हो गए, फोटोन के आपतन होने से सतह से निकलने वाला इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है फोटो इलेक्ट्रॉन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी गतिज ऊर्जा में अंतर ज्ञात करना है क्या होगा। ठीक है, तो अपन देखें सॉल्यूशन नंबर 3, सॉल्यूशन नंबर अपन 3 देखें। अब यहाँ पे λ1 λ2 के मान आपको एंगस्ट्रॉम में दे रखे और गतिज ऊर्जा का मान भी चलो हमें निकालना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है शायद, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन में ऑप्शन में इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में दिया गया होता है। तो यहाँ पे 1 2 का 4 करें तो चलो देखो यहाँ पे इसमें ke1 के मैक्स 1 के लें या E1, क्योंकि अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को मैं मान लो E लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन की गति को कैपिटल E लिख रहे हैं, तो के E1 का मान क्या होगा, कैसे निकालते हैं
फोटोन एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, तो फोटोन एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन करेंगे तो EPH1 माइनस क्या करेंगे फाई नॉट। अच्छा EPH का क्या लगा दें 1 2 का 4 लगा दें, तो 1 2 का 4 लगाएंगे तो 12400 बटा 12400 बटा क्या करें बच्चों, चलो पहले पूरा एक बार पूरा लिख रहा हूँ उसको फिर आगे लिखते हैं। देखिए इस तरह से E1 इज इक्वल टू EPH1 माइनस फाई नॉट, EPH1 माइनस फाई नॉट। अब यहाँ पे EPH1 का मान 12400 डिवाइड बाय लैम्डा 1 कितना है 3000 में भाग माइनस कर देंगे फाई नॉट जो कितना है फाई नॉट तो खैर फाई नॉट ही है, ठीक है। अब जो इसमें इसको भाग लगा दें तो यहाँ पे इसको भाग लगाने पे बन जाता है इसका मान 4.12 आ जाएगा, उसको डिवाइड करेंगे तो 4.12, ठीक है। मीन्स ये E1 का मान आएगा E1 बराबर 4.12 माइनस फाई नॉट, 4.12 माइनस फाई नॉट, ये आ गया रिजल्ट। सेम ऐसे ही E2 अगर निकाल लें तो E2 का मान क्या जाएगा, देखिए इसी प्रकार बच्चों E2 का मान निकालते हैं। देखिए क्या कहना चाहता हूं मैं, ये तो निकाला मैंने E1 का मान, ऐसे ही E2 निकालें तो E2 बराबर क्या आएगा, E2 बराबर यहाँ पे 12400, इसे भाग लगा देंगे किसका 6000 का, फिर माइनस फाई नॉट, तो यहाँ पे ये डिवाइड करें तो डिवाइड करने पे जो मान आता है ये आ जाएगा मान ये 2.06 आएगा मान, 2.06 माइनस फाई नॉट, ठीक है। ये E1 आ गया, ये आ गया E2। अब हमसे E1 E2 का अंतर पूछा है तो यहाँ पे E1 E2 का अंतर निकालना, Ke max का अंतर निकालना है, इसलिए बच्चों यहाँ पे E1 माइनस E2 करेंगे तो E1 माइनस E2 बराबर इसमें से इसको माइनस कर दो तो आएगा ये 2.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आ जाएगा आंसर। मतलब करना कुछ भी नहीं है, इस इक्वेशन 1 में से इस इक्वेशन 2 को माइनस करना है, तो सॉल्व करने पे क्या E1 माइनस E2 का मान 2.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को, क्योंकि फाई नॉट से फाई नॉट तो कट जाएगा, फाई नॉट से फाई नॉट कट जाएगा, 4.12 में से 2.06 को माइनस करेंगे तो क्या जाएगा 2.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपसे, फाई नॉट वाली सतह पर EPH बराबर 2 फाई नॉट और EDHPH बराबर 5 फाई नॉट का प्रकाश आपतित करते हैं तो उत्सर्ग इलेक्ट्रॉन की अधिकतम चाल का अनुपात निकालना है। तो जो अधिकतम चाल में जो Ke max देखते हैं हाफ mv², देखिए Ke max के लिए या हाफ m Ke max 1 या हाफ m v max 1 का स्क्वायर बराबर Ke max या हाफ mv² क्या होती है बच्चों, फोटोन एनर्जी E फोटोन माइनस फाई नॉट। तो E फोटोन का मान कितना है बच्चों, E फोटोन का मान 5 फाई नॉट है, तो 5 फाई नॉट में से माइनस करेंगे फाई नॉट को, कितना आएगा यहाँ पे, कितना आएगा मान, अच्छा पहले 2 फाई नॉट लो, पहले वाला मान 2 फाई नॉट है, पहला वाला मान 2 फाई नॉट है, 2 फाई नॉट रख दिया तो इसमें माइनस करेंगे कितना आएगा फाई नॉट, ठीक है। फिर बच्चों यहाँ पे हाफ m v² निकालें, वाला सेकंड वाले के लिए निकालेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे 5 फाई नॉट में से माइनस करेंगे फाई नॉट को, क्योंकि फोटोन की जो एनर्जी है बच्चों, फोटोन की एनर्जी कितनी है यहाँ पे यहाँ पे 5 फाई नॉट है, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ पे EPH डैश में से माइनस कर रहे हैं फाई नॉट को, तो इसमें से माइनस करेंगे कितना है बच्चों 4 फाई नॉट आएगा, क्या जाएगा 4 फाई नॉट, ठीक है। अब दोनों को डिवाइड कर देंगे तो डिवाइड करने पे क्या है बच्चों, इसलिए आप दोनों को डिवाइड कर रहा हूँ, इस समीकरण में भाग लगा रहा हूँ तो हाफ m से हाफ m कट जाएगा तो V1 बटा V2 का स्क्वायर कितना आएगा बच्चों, यहाँ भाग लगाएंगे तो 1/4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वर्गमूल कर दो तो वर्गमूल करने पे कितना आ गया V1 बटा V2 का मान, ये आ गया 1/2, तो वर्गमूल करने पे V1 अपॉन V2 का मान 1/2 आ जाएगा। तो देखिए कोई क्वेश्चन टिपिकल नहीं है, सारे सिंपल क्वेश्चन चल रहे हैं। चलो 5वां क्वेश्चन देखें क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। आवर्ती न्यूटन व न्यूटन का प्रकाश की सतह पे गिराया जाता है तो Ke max का अनुपात 1/K प्राप्त होता है। तो सतह की देहली आवर्ती न्यू नॉट निकालनी क्या है, तो जो यहाँ पे जब अपने वेलोसिटी का अनुपात निकाला था, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का अनुपात की बात कर रहा है, मतलब बच्चों यहाँ पे देखिए Ke max 1 बटा Ke max 2, Ke max 1 बटा Ke max 2 बराबर
क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी 1 लिखे अपन, कैसे निकालते हैं काइनेटिक 1, ई फोटोन माइनस फाइन आउट करके, तो ई फोटोन का मान लिख दिया मैंने एच न्यू, ठीक है, ई फोटोन माइनस फाइन आउट का मान क्या है बच्चों यहाँ पे, चलो ऐसे लिखते पूरा एक बार, तो ई पी एच 1, ठीक है, ई पी एच 1 माइनस फाइन आउट और ये ई पी एच 2 माइनस फाइन आउट, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें ई पी एच 1 का मान क्या रख देंगे, एच न्यू 1 और ये माइनस एच न्यू नॉट, ठीक है, एच न्यू नॉट फाइन आउट का मान, ऐसे ही ई पी एच 2 का मान रख देंगे एच न्यू 2 और फाइन आउट का मान रख देंगे एच न्यू नॉट। तो चलो सब जगह कॉमन लेके एच तो कट जाएंगे, कॉमन लेके एच कैंसिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये अनुपात कितना दे रखा है हमें, के ई मैक्स 1 बटा के ई मैक्स 2 का मान 1 बटा के, ये वाला मान 1 बटा के दिया हुआ रख दिया, और ये वाला मान कितना है, न्यू 1 माइनस न्यू नॉट अपॉन न्यू 2 माइनस न्यू नॉट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, मतलब कुछ इस तरह से देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, तो जाएगा न्यू 2 माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू न्यू 2 माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू के न्यू 1 माइनस के न्यू नॉट, के न्यू 1 माइनस के न्यू नॉट। हमारा पर्पस क्या है, किसका मान निकालना है बच्चों, हमें मान निकालना है यहाँ पे न्यू नॉट का मान निकालना है, ठीक है। तो न्यू नॉट का मान निकालने के लिए क्या करें, यहाँ पे इस के न्यू नॉट को उठा के इधर लेके आओ और न्यू 2 को उठा के इधर लेके आओ, तो के न्यू नॉट को उठा के इधर लेके आएंगे पॉजिटिव आ जाएगा, और उसमें न्यू नॉट कॉमन निकाल लेंगे, तो के माइनस 1 बराबर इस न्यू 2 को उठा के इधर ले गए, तो के न्यू 1 माइनस न्यू 2, के न्यू 1 माइनस न्यू 2, ठीक है। अब यहाँ से न्यू नॉट निकालेंगे तो इधर भाग लगा दें इसको, तो न्यू नॉट बराबर क्या आ गया, के न्यू 1 माइनस न्यू 2 डिवाइड बाय के माइनस 1, यह आ जाएगा आंसर, के न्यू 1 माइनस न्यू 2 डिवाइड बाय के माइनस 1, ये अपन ने सॉल्व कर लिया 5वां क्वेश्चन, ठीक है। चलो अब देखें क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि आपसे यहाँ पे आवर्ती न्यू का प्रकाश न्यू नॉट वाली सतह पे गिराने पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को अनुपस्थ चुंबकीय क्षेत्र में, अनुपस्थ चुंबकीय क्षेत्र मतलब लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में अपन इसको प्रवेश करा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करा रहे हैं, तो इस इलेक्ट्रॉन की, अब तो आप जानते हो जब भी इलेक्ट्रॉन को या कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो अंदर उसका पथ कैसा बनता है, वर्ताकार, एक वर्ताकार पथ पे मुड़ जाता है वो, तो उस वर्ती पथ की हमें क्या निकालनी है, त्रिज्या निकालनी है, ठीक है, वर्ती पथ की त्रिज्या का अधिकतम संभव मान निकालना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अधिकतम संभव मान के लिए हम क्या यूज करेंगे, इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संभव गतिज ऊर्जा यूज करेंगे, मतलब आइंस्टीन की समीकरण से के ई मैक्स निकलता ना, के ई मैक्स वाला मान यूज करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन की पथ की त्रिज्या भी अधिकतम आएगी। कैसे, कि बच्चों अपन पढ़ चुके हैं पहले मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में आर बराबर, याद करो पथ की जो त्रिज्या होती है, पथ की त्रिज्या स्मॉल आर बराबर क्या होता है, आर बराबर एम वी अपॉन क्यू बी, एम बी अपॉन क्यू बी, ये अपन जानते हैं आर बराबर एम वी अपॉन क्यू बी, ठीक है। एम वी को लग दिया मैंने रूट टू एम ई, और क्यू यहाँ पे कौन है बच्चों, इलेक्ट्रॉन है, तो ई इंटू बी, ठीक है, आर बराबर एम वी अपॉन क्यू बी, ठीक है। एम बी यहाँ पे क्या है, मोमेंटम है, संवेग, ठीक है, तो संवेग को लिखते हैं रूट टू एम ई, ठीक है, और क्यू बी पे क्यू तो आवेश है, तो इसको ई लिख दिया मैंने इंटू बी, और बच्चों ई यहाँ पे क्या बता रहा है, काइनेटिक एनर्जी को, तो यहाँ पे ई मैक्स लिखा जाएगा, ई मैक्स। तो आर का मान आपको अगर मैक्सिमम चाहिए तो वेलोसिटी मैक्सिमम मतलब संवेग मैक्सिमम होगा, तो यहाँ पे ई मैक्स की हेल्प अपन लेंगे, तो अपने आप ही आर मैक्स निकल के आएगा यहाँ पे, ठीक है, आर मैक्स निकल के आएगा, या चलो लिख दूं मैं इसको इस तरह से अभी, अब यहाँ पे आर मैक्स बराबर क्या लिखेंगे, रूट टू एम ई मैक्स अपॉन ई बी। और जो ई मैक्स का मान जो अपन आइंस्टीन की समीकरण से लिखते हैं, क्या लिखते हैं, देखिए इधर 2m ई मैक्स मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा, क्या होती है अधिकतम गतिज ऊर्जा, ई फोटोन माइनस वर्क फंक्शन, ई फोटोन में से कार्यफलन को माइनस कर दिया, ई फोटोन माइनस वर्क फंक्शन डिवाइड बाय ई बी, ठीक है। अब जो फोटोन एनर्जी जो है क्या लिखेंगे, फोटोन एनर्जी को एच न्यू, फोटोन एनर्जी रख दिया मैंने एच न्यू, और इसको रख दिया एच न्यू नॉट अपॉन में ई बी, ये लो आ गया आंसर। चाहो तो इसमें एच कॉमन निकाल लो, एच कॉमन निकाल लें, ये आ जाएगा रिजल्ट इसके। इस तरह ने आर एम एक्स का मान निकाल लिया, अधिकतम संभव पथ की त्रिज्या निकाल ली, ठीक है।
ये तो गए 6 क्वेश्चन। चलो 3-4 क्वेश्चन और अपन देखें। देखो जो नेक्स्ट एग्जांपल देखें, 7th एग्जांपल आपसे कह रहा है कि यदि ईपीएच वाले विकिरण, यदि ये ईपीएच वाले विकिरण एक सतह पर गिरते हैं तो के मैक्स का मान ई प्राप्त होता है। अब यदि विकिरण की आवृत्ति दुगनी कर दी जाए तो ई डैश का मान क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो कुछ यहाँ पे इसमें सॉल्यूशन नंबर 7 अपन देखें। सॉल्यूशन नंबर 7, तो अपन को के ई मैक्स का मान ई दिया हुआ है। अपन जानते हैं आइंस्टीन की समीकरण क्या होती है बच्चों, फोटोन इलेक्ट्रॉन एनर्जी इज इक्वल टू फोटोन एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, लिखते हैं ई बराबर ई पी एच माइनस फाई नॉट। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया है, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि आपने आवृत्ति दुगनी कर दी, तो विकिरण की आवृत्ति दुगनी कर देने पे क्या होगा, फोटोन की ऊर्जा दुगनी हो जाएगी। तो हम जानते हैं ई पी एच बराबर एच नहीं होता है, तो फोटोन की एनर्जी दुगनी हो जाएगी। तरह से अब ई डैश का जो मान आएगा क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ ई पी एच माइनस फाई नॉट। क्यों, क्योंकि आवृत्ति दुगनी की अपन ने, फोटोन की एनर्जी दुगनी हो गई है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे हम इसमें समीकरण 2 - 1 करें, इक्वेशन 2 - 1 करूं मैं, तो क्या आएगा, इक्वेशन 2 - 1 करने पर देखिए ई डैश माइनस ई बराबर, ई डैश माइनस ई बराबर, तो इससे तो कट जाएगा 2 ई पी एच में से ई पी एच माइनस करेंगे तो ई पी एच बचेगा। तो इसलिए बच्चों यहाँ पे ई डैश का मान क्या है, ई डैश बराबर ई पी एच प्लस ई, ठीक है, ई पी एच प्लस ई। तो देखो कौन सा ऑप्शन सेट हो रहा है बच्चों यहाँ पे, ई पी एच प्लस ई, ये सेकंड ऑप्शन। तो हम देख रहे हैं ये सेकंड ऑप्शन मैच कर रहा है, ई पी एच प्लस ई, ठीक है। अब बच्चों उसके अलावा थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन के अंदर भी ई के रूप में दिया है, तो एक बार उसको ई के रूप में भी चेक करें क्या आएगा रिजल्ट। तो देखो यहाँ बच्चों अब की बार में, अभी तो मैंने समीकरण में किसको एलिमिनेट किया था, फाई नॉट को आप मैंने गायब किया था। अब यहाँ पे ई पी एच को गायब करें तो कैसे गायब करें, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो समीकरण को, फिर इसमें से इसको माइनस कर देंगे। कैसे, तो समीकरण 2 में से माइनस कर रहा हूं 2 इंटू समीकरण 1। तो चलो देखो यहाँ पे दो, इसमें ई डैश माइनस, मतलब इसको पहले मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी 2 आ जाएगा, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ई डैश माइनस 2ई बराबर, इससे कट जाएगा, 0 हो जाएगा। फाई में से हम -2 फाई नॉट घटाएंगे तो प्लस का फाई नॉट बचेगा, फाई नॉट, ठीक है। तो उसको उठा के इधर ले आए, तो इसलिए बच्चों ई डैश का मान क्या आ गया, ई डैश बराबर 2e प्लस फाई नॉट। तो आप देखिए इस ई डैश का मान जो है 2e से कुछ एक्स्ट्रा आ रहा है, फाई नॉट एक्स्ट्रा आ रहा है। यहाँ से हम देखते हैं क्या जाएगा रिजल्ट, ई डैश इज ग्रेटर देन 2e। तो ई डैश इज ग्रेटर देन 2e, एक तो आ गया रिजल्ट, ठीक है, एक ही आ गया रिजल्ट। तो जो ई डैश इज ग्रेटर देन 2e कौन सा ऑप्शन है, ये चौथा ऑप्शन। तो इसलिए एक फोर्थ, मतलब सेकंड एंड फोर्थ दोनों ही करेक्ट है इसके अंदर, ठीक है। चलो अब आगे देखें बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 8। चलो इसमें बच्चों इसका एक और तरीका बताऊं एग्जांपल 7 को सॉल्व करने का। अब आपको पता नहीं चलेगी कौन सी इक्वेशन बनानी है, किस में से किसको माइनस करना है, किसको गायब करना है, ये चीज आपको समझ नहीं आई मान लो। तो अपन एक काम करें, बिल्कुल सबसे सिंपल तरीका क्या करो, इसके अंदर बच्चों आप यहाँ पे इनके कोई भी प्रारंभिक मान मान लो। जैसे अपन जानते हैं प्राय फाई नोट को अपन 2 मान के चल रहे हैं और फोटोन की ऊर्जा 10 मान लेते हैं, ठीक है। फाई नोट का मान 2, फोटोन की ऊर्जा 2 मान लेते हैं। तो उससे देखिए क्या आएगा रिजल्ट, देखिए अदर मेथड, ठीक है। चेक ही तो करना है अपन को कौन सा ऑप्शन सही है। तो अदर मेथड देख लें, माना फाई नॉट बराबर 2 एंड ई पी एच बराबर 10, ये लिया मैं, फोटोन का ऊर्जा 10 मान ली और कार्यफल का मान 2 मान लिया। तो यहाँ पे देखिए इसलिए ई का मान क्या आएगा यहाँ पे, ई बराबर मतलब इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी 10 - 2 कर दो, 10 - 2 बराबर कितना आएगा 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और ई डैश का मान फिर आपने आवृत्ति को दुगना कर दिया है, तो आवृत्ति दुगनी करने पर अपन जानते हैं फोटोन की ऊर्जा दुगनी होती है। तो 10 थी वो कितनी जाएगी, 20 हो जाएगी, 10 की जगह 20 हो जाएगी। अब क्या, 20 - 2 करेंगे तो कितना आएगा 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तब देखिए ये मान जो है, चलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगानी होती है, आप डायरेक्ट चेक करना है। पहले मान कितना था 8, अब कितना आ रहा है 18, पहले 8 था मान, अब 18 आ रहा है। तो यहाँ से देखें अब यहाँ पे ई डैश का जो नया मान है, कह रहा है ई डैश का नया मान किसके बराबर आ रहा है दोस्तों, ई डैश का नया मान कितना 18, और 18 किसके बराबर होता है 10 + 8 के बराबर 18 होता है, मतलब ई पी एच प्लस ई। तो कौन सा ऑप्शन है, ई पी एच प्लस ई, ये आंसर आ गया, ठीक है। और हम देखें 18 जो मान है ये ई का मान कितना है 8, 8 का दुगना करो कितना आता है 16। तो जो 18 जो मान है 16 से ज्यादा है, अर्थात ई डैश का मान ई के डबल से भी ज्यादा आ रहा है। तो यहाँ पे सेकंड फोर्थ ऑप्शन भी सही हो जाएगा। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं अतः
कौन कौन से ऑप्शन, सेकंड एंड फोर्थ, सेकंड एंड फोर्थ संतुष्ट हो रहे हैं। ठीक है, सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो इसलिए अपन देखेंगे आंसर क्या जाएगा, सेकंड एंड फोर्थ। तो इस पर अपन चेक कर सकते हैं वैल्यू लेकर। तो ऐसे बच्चों क्वेश्चन आपको लैम्डा के रूप में मिलेंगे कि लैम्डा का मान आधा कर दें, लैम्डा का मान दुगना कर दें तो ऊर्जा पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए भी आपको ऐसा ही ट्रिक करना है कि यहाँ पे मान लो कोई से भी, फिर अब लैम्डा को दुगना करते हो तो ऊर्जा आधी हो जाएगी, फोटोन की ऊर्जा। आवर्ती को दुगना कर रहे थे तो क्या हो रही थी मान, आवर्ती को दुगना किया अपन ने, फोटोन की ऊर्जा दुगनी हो गई थी। तरंग दैर्ध्य का मान दुगना करेंगे तो फोटोन की ऊर्जा आधी हो जाएगी। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं। चलो अब देखें तो एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8 अपन देखें सोल्यूशन नंबर 8। क्या कह रहा है बच्चों, निम्न में से कौन से विकिरण लैम्डा नॉट बराबर 5000 एंगस्ट्रॉम वाली सतह पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कर सकेंगे। तो बच्चों ये जो लैम्डा का मान 5000 दे रखा है आपको, लैम्डा नॉट बराबर 5000, देखिए लैम्डा नॉट बराबर जो 5000 है एंगस्ट्रॉम, ये बच्चों दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है, दृश्य प्रकाश में उपस्थित है, दृश्य प्रकाश में उपस्थित अपन जानते हैं कि दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य आपको पता ही है 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है, तो ये उसी के बीच में आ रही है 5000 एंगस्ट्रॉम 3800 से 78 के बीच में। इसका मतलब यहाँ पे अब देखो बच्चों, यहाँ पे आप जानते हो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए हम जानते हो बच्चों फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए जो तरंग दैर्ध्य है ये लेस देन होनी चाहिए लैम्डा नॉट, लैम्डा का मान लेस देन इक्वल टू लैम्डा नॉट होना चाहिए, या कहते हैं कि लैम्डा इज लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए 5000 एंगस्ट्रॉम। तो जो 5000 एंगस्ट्रॉम से कम तरंग दैर्ध्य किसकी होती है, पराबैंगनी की या अवरक्त की, डेफिनेटली ये पता ही हमें अवरक्त की ज्यादा होती है, पराबैंगनी की कम होती है, तो पराबैंगनी वाला प्रकाश ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कर पाएगा। अतः केवल पराबैंगनी प्रकाश ही, कि पराबैंगनी की प्रकाश बच्चों, पराबैंगनी के लिए क्या होता है बच्चों, यहाँ पे तरंग दैर्ध्य छोटी होती है, दृश्य प्रकाश से छोटी होती है, तो केवल पराबैंगनी प्रकाश ही पीई करेगा। तो यहाँ पे आंसर जाएगा बच्चों पराबैंगनी प्रकाश। पराबैंगनी कहाँ लिखा है, दो जगह लिखा है, एक तो थर्ड ऑप्शन में और एक फोर्थ ऑप्शन में आ जाएगा। और जो फिर ये सोचें कि ऐसी 1 वाट और 50 वाट का क्या फर्क पड़ेगा, कि यहाँ तो 1 वाट लग रही है, यहाँ 50 वाट लग रही है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका क्या फर्क पड़ेगा, इसका फर्क पड़ेगा केवल संख्या से। जब प्रकाश धातु की सतह पे गिरेगा तो वहां से कितने फोटॉन्स उत्सर्जित हो रहे हैं उस पर फर्क पड़ेगा। ठीक है, जब मान लो 1 वाट वाला बल्ब काम में ले लो, तो अगर फोटोन से बच्चों मान लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो अगर 50 वाट वाला लेंगे तो 50 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, मतलब 50 गुना ज्यादा निकलेंगे, सीधी सी बात है। ठीक है, इस बल्ब की जगह इस बल्ब का उपयोग करेंगे तो 50 गुना ज्यादा फोटॉन्स की संख्या उत्सर्जित होगी, तो केवल संख्या का फर्क पड़ेगा। ठीक है, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब बच्चों फिर आगे देखें क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 तो ये है कि आपको जो सॉल्व एग्जांपल 66 है मॉड्यूल का जो सॉल्व एग्जांपल 66 है इसको अपने आप आपको ट्राई करना है। ठीक है, फिर आपको देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, सॉल्यूशन नंबर 10। 9th क्वेश्चन तो अपने आप यहाँ नोट कर लेना, समझ जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 अपन देखिए एग्जाम्पल नंबर 10। बिंदुवत विकिरण स्रोत से यदि किसी छोटी धात्विक प्लेट की दूरी दुगनी कर दी जाए तो प्लेट से उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या तथा के मैक्स पर क्या फर्क पड़ेगा, ये हमें निकालना है। मतलब बच्चों देखो, जैसे कि यहाँ पे कोई स्रोत है, ये कोई स्रोत है, अपन जानते हैं स्रोत से सभी दिशाओं में विकिरण निकलते हैं, सभी दिशाओं में यहाँ पे फोटॉन्स उत्सर्जित होते हैं बिंदुवत स्रोत से। ठीक है, यहाँ बच्चों सभी दिशाओं में विकिरण उत्सर्जित होते हैं, अपन को पता ही है। और तो यहाँ पे इस जगह आगे जा रहे हैं विकिरण, यहाँ पे एक प्लेट यहाँ रखी थी पहले इस जगह। ठीक है, ये दूरी थी डी, ये दूरी डी थी। अब तो यहाँ पे विकिरण यहाँ पे गिरे, जिससे यहाँ से क्या निकले थे, इलेक्ट्रॉन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स उत्सर्जित हो रहे थे। ठीक है, फिर आपने इसकी दूरी को दुगना कर दिया। ठीक है, इसकी दूरी दुगनी कर दी, प्लेट की दूरी दुगनी कर दी। अब तो यहाँ पे इस जगह ये दूरी का मान डी डैश का मान कितना कर दिया अपने 2d, डी डैश का मान यहाँ से अपने 2d कर दिया है। तब यहाँ पे विकिरण गिरेंगे तो यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ठीक है, इस जगह से भी इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। ठीक है, तो आपने दूरी का मान यहाँ पे दुगना कर दिया है। तो जो दूरी दुगनी करने से क्या होगा, देखिए यहाँ फर्क पड़ेगा तीव्रता पे। तो हम जानते हैं आई समानुपाती तीव्रता जो होती है बच्चों, प्रकाश की तीव्रता आई समानुपाती क्या होती है 1/d²। तो यहाँ से तीव्रता का पे क्या फर्क पड़ेगा, आई डैश इक्वल टू आई डैश बराबर हो जाएगा I/4 हो जाएगा, क्योंकि दूरी दुगनी हो गई है तो तीव्रता 1/4 गुना हो जाएगी। मतलब इस स्थान पर तीव्रता आई है,
इस स्थान पर तीव्रता क्या हो जाएगी आई डैश। ठीक है, तो आई डैश का मान कितना आ गया आई बटा 4 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखा अपन ने जो फोटॉन्स की संख्या है। अब देखिए अब अपन जानते हो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स समानुपाती क्या होते हैं नंबर ऑफ फोटॉन्स। मतलब यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल रहे हैं उनकी संख्या किस पे डिपेंड करेगी आने वाले फोटॉन्स पर। तो आने वाले फोटॉन्स जिस अनुपात में होते हैं, ठीक है, उसी अनुपात में क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। मतलब आने वाले फोटॉन्स की संख्या अगर दुगनी कर दें तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन संख्या भी दुगनी होती है। अर्थात इलेक्ट्रॉन्स की संख्या समानुपाती क्या होती है फोटॉन्स, और फोटॉन्स की संख्या समानुपाती क्या होती है तीव्रता। तभी हम देखा तीव्रता यहाँ पे 1/4 रह गई थी, तो इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी क्या हो जाएगी 1/4 जाएगी। ठीक है मिस, एन ई डैश का मान क्या हो जाएगा एन ई बाई 4। मिस यहाँ से अगर मान लो 10 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे तो यहाँ मतलब यहाँ से अगर मान लो 40 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे तो यहाँ से केवल कितने निकलेंगे 10 इलेक्ट्रॉन, मतलब 1/4 हो जाएगा मान। ठीक है, अब तो ये तो होगी किसकी बात होगी संख्या की, तो संख्या में क्या फर्क पड़ा मान 1/4 रह गया। अब हमसे पूछा यहाँ पे के मैक्स पर क्या फर्क पड़ेगा, तो अपन जानते हैं देखिए यहाँ पे जो आवृत्ति होती है, आवर्ती जो न्यू है, आवर्ती न्यू ये क्या रहेगी अपरिवर्तित, अपरिवर्तित रहेगी। क्यों, क्योंकि नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस, दूरी पर निर्भर नहीं करती, दूरी पर निर्भर नहीं करती। ये आपको लिखा चुका पहले आवर्ती का मान दूरी पर डिपेंड नहीं करता। क्यों, क्योंकि आप ये सिंपल सोचिए जैसे मान लो ये लाल रंग का बल्ब है, यहाँ पे आप खड़े होकर देख रहे हो तो आपको कौन सा बल्ब दिख रहा है लाल, यहाँ पे खड़े होकर देखोगे तो भी आपको बल्ब कौन दिखेगा लाल रंग का ही दिखेगा। इसका मतलब यहाँ पे आपकी आंखों पे लाल प्रकाश आपतित हो रहा है, यहाँ भी आपकी आंखों पे लाल प्रकाश आपतित हो रहा है। इसका मतलब तरंग दैर्ध्य पे कोई फर्क नहीं पड़ा, अर्थात आवृत्ति पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे आवृत्ति अपरिवर्तित है, इसलिए बच्चों जो फोटोन एनर्जी है, फोटोन एनर्जी भी क्या रहेगी अपरिवर्तित। ठीक है, इसलिए बच्चों यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो क्या होती है ईपीएच माइनस वर्क फंक्शन होता है, ये भी क्या रहेगा अपरिवर्तित, इसका मान भी अपरिवर्तित का। तो अतः क्या गया आंसर, अतः के ई डैश मैक्स इक्वल टू क्या आएगा के ई मैक्स। मतलब इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, आवर यहाँ पे जो गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा का मान तो वही रहेगा जो पहले था। ठीक है, ये चीज अपन देख ली। ओके, तो यहाँ तक तो अपन इस पे कई सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। और जो इसमें रिलेटेड एक्सरसाइज नंबर 8 है, इसको कंप्लीटली आपको सॉल्व करके लेके आना है। ठीक है, तो पहले स्टार्टिंग इसके 4, 6, 8 ये 3 क्वेश्चन आप क्लास में डिस्कस करेंगे अपन। ये तो आपको पूरे करने ही करने हैं सोल्व एक्सरसाइज 8 वाले। ठीक है, सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, डिस्कशन अपन इन 3 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलो आज के तक होते, कल मिलते हैं। ओके, गुड बाय।